हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे अभ्यर्थियों, जैसा आप सभी को पता है कि हॉस्टल वार्डन का जो वैकेंसी आने वाला है, तो छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक का जो तैयारी कर रहे हैं उसमें कंप्यूटर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है वो आप सभी को पता है कि 50 मार्क्स के क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के आने वाले हैं। और इतना ही नहीं, इसमें नेसेसरी है कि आपको 50 आउट ऑफ 50 आपको 25 मार्क्स लाने ही होंगे। 50% आपको इसमें गेन करने ही होंगे, अदरवाइज आपका पेपर ही चेक नहीं होगा, आप वहाँ फेल कर जाएंगे। तो कंप्यूटर का कितना इंपॉर्टेंस है आप सभी को पता है यहाँ। तो हॉस्टल वार्डन का जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे मौका है कि अपने जो तैयारी है उसको क्या कर सके, बूस्टअप कर सकें। तो देखिए, मैं आपको पूरा कंप्लीट सीरीज लेकर के आया हूँ जो कंप्यूटर का है। तो सबसे पहले चैप्टर 1 से मैं यहाँ पे आपको इस वीडियो में पूरा प्रोवाइड कराऊंगा कि चैप्टर 1 कंप्यूटर का जो परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पूरा कंप्लीट कराऊंगा। एक एक चीज़ें, वो सारी डिटेल चीज़ें जो आपको हो सकता है किसी दूसरे वीडियो में ना मिले, हो सकता है कहीं और बुक में ना मिले, पूरा का पूरा कंप्लीट जो है बहुत मेहनत करके हमने ये बनाया हुआ है कंप्यूटर जो एक पूरा कंप्यूटर का जो कोर्स है। तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ये क्लास नंबर 1 है। इसी तरह के क्लासेस जो है हम लगातार लाते रहेंगे, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर MCQ आपको लगातार इसमें देते रहेंगे। ठीक है, चैप्टर में सबसे पहले हम इस तरह का थ्योरी जो है आपको पूरा कंप्लीट कराएंगे। देन आफ्टर हम जो है क्या करेंगे, पूरा का पूरा आपको MCQ अच्छे से करा देंगे, ताकि आपका जितना भी आपने जो पढ़ा हुआ है पूरा रिवाइज हो जाए और बहुत अच्छे से आप जो है स्कोर कर पाएँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो देख करके बहुत ही अच्छा लगेगा और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो और बूस्ट हो जाएगा कि आप हाँ बिल्कुल एक पोस्ट ले सकते हैं हॉस्टल अधीक्षक में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन की तैयारी जो है कर रहे हैं, बिल्कुल सब तक शेयर कर दीजिए इसको, क्योंकि काफ़ी मेहनत करके हमने ये बनाया हुआ है। कंप्यूटर का परिचय चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्लास 1 है हमारा। ठीक है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। देखिए, ये कंप्यूटर का जो पूरा डिटेल्ड जो है मैं टॉपिक आपको पहले पढ़ाऊंगा, देन आफ्टर कुछ MCQ वन लाइनर करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। लैटिन भाषा का एक शब्द है कंप्यूटेयर, ध्यान रखिएगा, इस शब्द से हुई है। कुछ विशेषज्ञ जो है इस कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है कंप्यूट से मानते हैं। ध्यान रखिएगा, उत्पत्ति जो है कंप्यूट से मानते हैं और कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना। क्लियर? तो जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, बिल्कुल आप अगर एक कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप एक शॉर्ट नोट बनाते चलें। ठीक है, बाकी अगर इस जो पूरा PPT या जो हमने ये PDF तैयार किया है, अगर वो चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा जरूर। और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल जो है टेलीग्राम चैनल को। ओके, देखिए यहां तक समझ आ गया। तो कंप्यूटर शब्द जो है लैटिन भाषा की कंप्यूटेड से जो बना हुआ है। कंप्यूट कुछ विशेषज्ञ जो है कंप्यूट से मानते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, गणना करना। कंप्यूटर एक तरह का क्या है, एक स्वचालित ऑटोमेटिक जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ध्यान रखना, ऑटोमेशन प्रोसेस करता है कंप्यूटर जो, इसलिए इसमें लिखा हुआ है स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो डाटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है। बहुत अच्छे समझिएगा, डाटा या जो निर्देश दिया जाता है उसको इनपुट के रूप में ग्रहण करता है और जैसा आपने निर्देश दिया उसी के अनुरूप कार्य करते हुए उनका विश्लेषण करता है और उसके बाद आवश्यक परिणाम को निश्चित प्रारूप में आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। ध्यान रखिएगा, पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे बता दिया गया है। कंप्यूटर मशीन किस तरह से काम करता है। तो जो आप डाटा या निर्देश देते हैं वो इनपुट के रूप में ग्रहण करता है। देन आफ्टर वो क्या करता है, निर्देशों के अनुरूप उनका विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है। आफ्टर देन वो क्या करता है, जो भी उसका परिणाम आता है, ठीक है, उसको निश्चित प्रारूप में एक पर्टिकुलर प्रारूप में आउटपुट के रूप में जो है क्या करता है, निर्गत करता है, बाहर निकालता है, जिसे आप मॉनिटर और स्पीकर जैसे आउटपुट डिवाइस के हेल्प से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इसका क्या है, ये प्रोसेस बता दिया गया है। ठीक, आगे चलते हैं। देखो, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे कलर भी चेंज किया इसीलिए क्योंकि ये शब्द आपके दिमाग में रह जाए और आप कभी भी देखिएगा कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। कभी कभी आसान सा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, संगणक कहते हैं, याद रखिएगा। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा भी दी गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संज्ञा भी इसको दिया गया है कंप्यूटर को। कंप्यूटर की स्मरण शक्ति जो है मनुष्य की तुलना में अत्यधिक उच्च होती है, मेमोरी क्षमता इसकी बहुत ज़्यादा होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कंप्यूटर और जो देखो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, कंप्यूटर डाटा भंडारण तथा तीव्र गति और
त्रुटि रहित ढंग से उसके गणना का कार्य करता है। यहाँ पे आप समझ जाइएगा कि डाटा स्टोर कर सकता है, इसकी गति बहुत तीव्र होती है और बिना किसी एरर के, बिना किसी त्रुटि के अच्छे से गणना करके कार्य करता है कंप्यूटर का। ये सब इम्पोर्टेंट जो है इंट्रोडक्शन है, बिल्कुल इसमें से कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। अच्छे से ध्यान से अगर आपने एक बार देख लिया, पूरे आपके दिमाग में रह जाएंगे। किसी भी तरह का क्वेश्चन कैसा भी घुमा करके पूछे, आप जो है बिल्कुल सही ऑप्शन पर टिक करके आएंगे। ओके, यहाँ पे जो नोट करके हमने जो लिखा हुआ है उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट देखिएगा, डाटा जो है क्या होता है। अब बार बार आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये डाटा आखिर है क्या। जो डाटा है ना, अपरिष्कृत वस्तुओं का संग्रह है। यहाँ वस्तु का तात्पर्य कोई चीज है ना, कोई चीज कहने का मतलब कोई, जैसे आप आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं ना, उसी को हमने वस्तु यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डाटा जो है अपरिष्कृत वस्तुओं का क्या है, संग्रह है। साफ साफ पूछ सकता है ना। तो या इसको याद रखिएगा पॉइंट को। सेकंड पॉइंट पे देखिए, वह जानकारी जिसमें बुद्धिमत्ता होता है ज्ञान कहलाता है। ये तो बहुत आसान सा जो है पॉइंट है। ठीक है, आगे और देखते हैं। आगे देखिएगा, अपरिष्कृत डाटा को प्रोसेस करने पर वह परिष्कृत डाटा या वस्तु में बदल जाता है, जिसे सूचना कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में बार बार आता है। जो अपरिष्कृत डाटा था, ठीक है, ये जो डाटा अपरिष्कृत हमने लिया था, जिसको हमने यहाँ पे ऊपर पॉइंट में भी डिस्कस किया कि अपरिष्कृत वस्तुओं का संग्रह है, जिसे हम डाटा कहते हैं। और ये डाटा को अगर परिष्कृत कर दिया जाता है, प्रोसेस करके से क्या कर दिया जाता है, परिष्कृत कर दिया जाता है, तब यही डाटा जो है सूचना में क्या हो जाता है, बदल जाता है। मतलब डाटा इंफॉर्मेशन में कैसे बदलता है, समझ गए। तो प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर प्रोसेस करता है, और जो अपरिष्कृत जो डाटा है या जो अपरिष्कृत वस्तुओं का संग्रह है, वो किस में बदल जाता है, इंफॉर्मेशन या सूचना में परिवर्तित हो जाता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, थर्ड पॉइंट से क्वेश्चन बने ही बने हैं। ठीक है, आगे आते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट आपका 4 नंबर का पॉइंट देखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग गणितीय व तार्किक गणनाओं में होता है। ध्यान रखिएगा, गणितीय और तार्किक गणनाओं में कंप्यूटर का उपयोग होता है। तो नोट में ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। ठीक है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग एज पर द CG अपन सिलेबस कंप्यूटर की विशेषताएं भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर की कौन कौन सी विशेषताएं होती है, ध्यान रखना। कई सारे क्लास में आपको ऐसा पॉइंट टू पॉइंट बस गति स्पीड ऐसा पढ़ा दिया गया, तो उसको नहीं करना है। आपको क्या करना है, डिटेल से पढ़ना भी है, क्योंकि इस गति के अंदर में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसा आप देखिएगा, जैसे गति या स्पीड, सबसे पहला जो विशेषता है कंप्यूटर का वो क्या है, गति है। गति क्या है, देखिए अब एक एक पॉइंट मैं आपको यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। कंप्यूटर जो है 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। इतनी ज्यादा स्पीड होती है इसकी कि 1 सेकंड में, विद इन अ सेकंड, ठीक है, मिलियंस जो है वो गणना करता है, लाखों गणनाएं कर सकता है। क्यों पता है, क्योंकि एक जो है नैनो सेकंड में गणना करता है। याद रखिएगा, नैनो सेकंड जो है वो 10⁻⁹ सेकंड, 10⁻⁹ सेकंड ये कह सकते हैं। ठीक है, ये इतना इसका मान होता है नैनो का, 10⁻⁹ तो नैनो सेकंड मतलब 10⁻⁹ होता है। 10⁻⁹ सेकंड में गणना कर सकता है, इतना कम समय लेता है गणना करने के लिए। ठीक है, आगे और देखिए, कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत बार आ चुका है कि कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किससे मापते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को हर्ट्ज से मापते हैं। याद रखिएगा, हर्ट्ज से मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर की गति को मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ध्यान रखिएगा, MIPS का फुल फॉर्म पूछा गया है, बहुत अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें मापा जाता है कंप्यूटर की गति को। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, जो पॉइंट है वो है सुपर कंप्यूटर की गति को किससे मापते हैं। अगर आता है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लॉप्स, FLOPS। और ध्यान रखिएगा प्यारे अभ्यर्थियों, फ्लॉप्स बस नहीं आता, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड इसका फुल फॉर्म होता है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड से मापते हैं, और इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। तो सुपर कंप्यूटर की गति को किससे मापते हैं, फ्लॉप से, और कंप्यूटर की गति को MIPS से मापते हैं। दोनों का फुल फॉर्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ओके, इसका जो सेकेंड इंपॉर्टेंट जो विशेषता है वो है स्वचालित।
या ऑटोमेशन जिसको कहते हैं। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है, जैसा मैंने क्लास की स्टार्टिंग में ही बताया कि ऑटोमेटिक जो है काम करता है, कार्य करता है। इसको आप इनपुट दे देते हैं, फिर ये अपना प्रोसेस करता है। तो ये ऑटोमेटिक मशीन है, स्वचालित मशीन है। गणना के दौरान जो है मानवीय हस्तक्षेप की संभावना कम होती है। मतलब आपने एक बार अगर इनपुट दे दिया, ठीक है, तो वो अपना काम चालू कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, जबकि निर्देश जो है, याद रखिएगा, मानवीय हस्तक्षेप तो कम होता है गणना के दौरान, लेकिन जो निर्देश है वो मनुष्य द्वारा ही दिए जाते हैं। तो मानव निर्देश देता है, याद रखिएगा, उसी के आधार पर ही ये गणना करता है, लेकिन गणना चालू कर देने के बाद हस्तक्षेप की संभावना कम रह जाती है। ठीक है, एक बार आदेश देने के बाद वो बिना रुके कार्य करता है। ये इस तरह का इसका स्वचालित या ऑटोमेशन का विशेषता है। ठीक है, थर्ड नंबर पे आते हैं त्रुटि रहित कार्य, एक्यूरेसी जिसको कहते हैं। तो कंप्यूटर जो है बिना त्रुटि के कार्य करता है। इसका जो गणना रहता है ना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर की गणनाएं ये होगा, ठीक है, गणनायक लिखा हुआ है जो। कंप्यूटर की गणनाएं जो है त्रुटि रहित होती है। कैसी होती है? त्रुटि रहित होती है, किसी भी तरह का गलती यहाँ पे नहीं होता। तो इसको सुधार लीजिएगा, गणनाएं जो है त्रुटि रहित होती है। ठीक है, आगे देखिएगा, जो प्रोग्राम सही है तो वह सदैव सही परिणाम देता है। अगर आपने जो डाटा डाला है, ठीक है, आपने जो डाटा या प्रोग्राम डाला है वो सही है तो वह सदैव सही परिणाम ही देता है। कभी कभी वायरस के कारण जो है कंप्यूटर में त्रुटियां आ जाती है, अदरवाइज किसी तरह की त्रुटि जो है कंप्यूटर से होती नहीं है। क्लियर? तो ये समझ गए, तीनों पॉइंट समझ आया। आपको इसको रटना नहीं है, ध्यान रखिए, बस एक बार देखते जाइए वीडियो, आपको ऐसे ही आपको क्वेश्चन बनने लग जाएंगे यूं। ठीक है, फोर्थ नंबर पे देखिए भंडारण क्षमता, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं। तो कंप्यूटर जो है अपनी मेमोरी में सूचनाओं का क्या करता है? विशाल भंडार संचित कर सकता है। अथाह आंकड़ों एवं प्रोग्राम के भंडारण की क्षमता होती है कंप्यूटर के पास। ठीक है, जितने प्रोग्राम या आंकड़े जो है कंप्यूटर जो है भंडार करके या स्टोर करके रख सकता है। इसके अलावा देखिए कंप्यूटर के बाह्य तथा आंतरिक संग्रहण माध्यमों में असीमित डाटा और सूचनाओं को संग्रहण किया जा सकता है। साथ ही साथ ये भी बात याद रखिएगा कि इसकी भंडारण क्षमता जो है विशाल व असीमित है, जितना बढ़ा सकते हैं आप, इसकी कोई सीमा नहीं है, लिमिट नहीं है। इसकी भंडारण क्षमता जो है बहुत अत्यधिक होती है। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एसएसडी का फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है। तो वर्तमान समय में एसएसडी, जिसका फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, या इसी को हम कह सकते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, याद रखिएगा। ठीक है, ये जो है भंडारण क्षमता या भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी जिसे कहते हैं हम। एसएसडी का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये सारे जो है ऐसे क्वेश्चन है ना जो अभी तक आए नहीं हैं, या आए हैं तो बहुत विरले देखे गए हैं। अब आपके एग्जाम में क्योंकि कंपटीशन का लेवल बहुत हाई होते जा रहा है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को जरूर करके जाना है, क्योंकि पेपर का पैटर्न भाई आप सभी को पता है चेंज होना ही है। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल जो है और बढ़ते ही जा रही और आगे भी बढ़ते ही जाएगी। तो आपको क्या करना है, बहुत अंदर से अच्छे से डिटेल से सब चीज़ों को पढ़ करके जाना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, बहुउद्देशीय, जिसको वर्सेटाइल कहते हैं। वर्सेटाइल मतलब समझ पा रहे हैं ना, एक ही टाइम पे कई सारे काम जो है आप कंप्यूटर से कर सकते हैं, कई सारे काम जो है कंप्यूटर जो है से संपन्न किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक उदाहरण लिया है कि एक ही समय पर मान लो आप टाइपिंग कर रहे हो, तो टाइपिंग करते करते आप गाना भी सुन सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ गाना सुनते सुनते टाइपिंग करते करते किसी चीज का आपको जरूरत है तो आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। मतलब इसके बहुत देसी है, बहुत सारे काम जो है कर सकता है। ठीक, आगे देखिएगा, ये जो है पुनरावृत्ति, रिपीटेशन मतलब किसी कार्य को ना बार बार कंप्यूटर से कराते जाओ, बेचारा करते ही जाएगा। ठीक है, ये है वही कार्य बार बार, पुनरावृत्ति मतलब समझ रहे हो ना, वही कार्य जो है बार बार वो कर सकता है। आगे देखिएगा 7th पॉइंट में गोपनीयता, या जिसको कहते हैं सिक्रेसी, ये जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है। अपने जानकारी को आप क्या कर सकते हैं, गोपनीय रख सकते हैं पासवर्ड के द्वारा, या आपके पास और ऑप्शन है कई सारे। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने लिया है कि फाइल को हाइड कर सकते हो, हाइड करके रख सकते हैं किसी फाइल को। साथ ही साथ पेरेंटल कंट्रोल होता है कि आप अपने बच्चों से अगर कुछ चीज़ों को बचाना है, आपको बैंक की जो जानकारी होती है आजकल मोबाइल में, उसको आपको बचाना है, तो पेरेंटल कंट्रोल, या बच्चों को ऐसे वेबसाइट से बचाना है जो उनके लिए सही नहीं है, तो पेरेंटल कंट्रोल भी आप चालू कर सकते हैं। साथ ही साथ फायरवॉल आदि से जो है अनधिकृत हस्तक्षेप से बच सकते हैं। इस तरह से गोपनीयता इसमें बहुत जबरदस्त होती है, सिक्रेसी होता है, सिक्योरिटी होता है,
है कहा जा सकता है। ठीक है, 8 नंबर पे देखो, कार्य में एकरूपता पाई जाती है, यूनिफॉर्मेलिटी इन वर्क। ये कह सकते हैं देखो, बार बार एक ही कार्य को बेहतरीन गुणवत्ता के साथ लगातार संपन्न कर सकता है कंप्यूटर जो है। मैंने कहा ना, ये बिना जो है आपको क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं बिना बोरिंग हुए बार बार वही कार्य को गुणवत्ता पूर्वक, ऐसा नहीं है कि इसकी गुणवत्ता में कमी आएगी, बार बार वही कार्य जो है गुणवत्ता पूर्वक कर सकता है कंप्यूटर जो है। तो कार्यों में एकरूपता होती है। उसके बाद देखिएगा, क्विक डिसीजन लेने की भी क्षमता होती है कंप्यूटर में, जल्द निर्णय क्षमता। जैसे ही आप कोई निर्देश देते हैं, कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, उसके आधार पर वो तीव्र निर्णय की क्षमता रखता है। नैनो सेकंड में गणना करता है। मैंने क्लास की स्टार्टिंग में ही बताया, नैनो सेकंड मतलब 10⁻⁻⁹ सेकंड, 10 की घात 9 सेकंड। ठीक है, याद रखिएगा, इतना छोटे समय में ये क्या कर सकता है, गणना कर सकता है। मतलब इसका डिसीजन जो है बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी डिसीजन लेता है। आगे देखिएगा, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी जो है कंप्यूटर की बहुत ही जबरदस्त होती है। ये कह सकते हैं कि ये जो है भरोसेमंद परिणाम देता है। आप कंप्यूटर पे जो है आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। अगर आपने इनपुट अच्छे से दिया है तो जो आपको रिजल्ट प्राप्त होगा डेफिनेटली बिना त्रुटि के होगा। इस तरह से इसकी विश्वसनीयता जो है अत्यधिक रहती है। गलती की संभावना जो है नगण्य होती है। गलती हो सकता है कि यूज़र द्वारा ही आपने जैसे कोई इनपुट आपने फीड किया कंप्यूटर पे प्रोसेस करने के लिए डाला, वो क्या हो सकता है आपने गलत ही डाल दिया होगा, तो उसका आउटपुट भी आपको गलत मिलेगा। ओके, आगे देखिए, सक्षमता, इंटेलिजेंस इसको कहते हैं। तो बाह्य वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसकी ये इतना सक्षम होता है, कह सकते हैं कि बाह्य वातावरण में क्या चल रहा है इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी भी कार्य को बिना रुके लाखों करोड़ों बार यह कर सकता है, इतनी क्षमता होती है, अत्यधिक क्षमता होती है कंप्यूटर में। ठीक है, आगे देखिए, पेपरलेस वर्क, कागजों का प्रयोग कम हो गया है क्योंकि डिजिटल रूप में जो है सारे कार्य किए जाते हैं कंप्यूटर में, जिसके वजह से कागजों की खपत में जो है कमी की जा सकती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, स्फूर्ति। तो स्फूर्ति में देखिए, कंप्यूटर मशीन होने के कारण किसी कार्य को बिना बोरियत महसूस किए कई बार कर सकता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, मानव शक्ति की अगर बात करें हम, तो कुछ कार्य को हम बार बार जब करते हैं ना, हमको बोरियत महसूस होने लगता है, हमारी स्फूर्ति जो है जवाब दे देती है। बट कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो एक मशीन है, बिना बोर हुए वही कार्य कई बार, 1000 बार, लाखों बार कर सकता है। ओके, तो इस तरह से ये इसकी कुछ विशेषताएं थी। नेक्स्ट जो है पॉइंट में आते हैं, कंप्यूटर का कार्य प्रणाली क्या है, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के जो मेन फंक्शन है वो 4 ही हैं, याद रखिएगा, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। एकदम अच्छे से क्रम याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, और क्या होता है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज होता है। क्रम भी याद रखिएगा, इनपुट सबसे पहला है, दूसरा फिर इनपुट प्रोसेस होता है, प्रोसेसिंग है, फिर 3rd नंबर पे आउटपुट है, और फिर 4थे नंबर पे स्टोरेज होता है। क्लियर? तो इनपुट क्या होता है एक बार देख लीजिए। कंप्यूटर में जो डाटा या सूचना को हम भेजते हैं ना, वही इनपुट कहलाता है। यह सीपीयू के लिए डाटा या निर्देश भेजता है। जो हम इनपुट भेजते हैं वो सीपीयू के लिए निर्देश भेजता है कि आपको क्या काम करना है, किस पर कार्य करना है, किस तरह के डेटा आपको मिले हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। ठीक है, तो ये इनपुट होता है। इनपुट जैसे ही हम डालते हैं उसके बाद वो अपना प्रोसेस करना चालू कर देता है। ठीक है, प्रक्रिया जो है चालू कर देता है। तो सीपीयू जो है निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है। ध्यान रखिएगा, प्रोसेस जो है अपना स्टार्ट कर देता है, तो सीपीयू क्या करता है, जो आपने निर्देश भेजा है, डाटा या सूचना भेजा है, उसे क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद उस गणना करके वो क्या करता है, आउटपुट प्रदान करता है। 3rd नंबर पे आपको आउटपुट मिलेगा। यह यूजर को संशोधित डाटा उपलब्ध कराता है, याद रखिएगा। ठीक है, जो आपने जिस तरह का डाटा दिया और उसको प्रोसेस करने के बाद वो क्या करता है, संशोधित डाटा जो है आपको उपलब्ध कराता है। 4th नंबर पे देखिएगा, उसके बाद क्या है, वो डाटा को उपलब्ध करा के छोड़ नहीं देता, उसे स्टोर भी करके रखता है, ताकि जो यूजर है कभी और जो है उसका यूज कर सके। तो स्थायी रूप से स्टोर भी करके रखता है। तो डाटा प्रोग्राम को स्थायी रूप से स्टोर करता है, ताकि आपको अगर और कभी जरूरत पड़े, इनकेस फ्यूचर में आपको जरूरत पड़े, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक चार्ट, फ्लो चार्ट बनाया हुआ है यहाँ पे, जिसमें हमने मेंशन किया हुआ है। देखिए कि निर्देश जो है ना, निर्देश आप देते हैं, वो इनपुट के तौर पर जाता है कंप्यूटर के पास। कंप्यूटर क्या करता है, उसके बाद प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद क्या करता है, वो
आउटपुट देता है, आउटपुट देने के बाद उसे वो क्या करता है, उसको स्टोर करके रखता है अपने पास भी। तो ये जो कार्य प्रणाली फंक्शन ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से ये जो इसका सीक्वेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। ये एग्जाम में बहुत बार आया सीजी व्यापम के, कभी कभी प्रोसेसिंग को पहले दे देता है। इनमें से कौन सा सही है बोलता है ना, तो क्रम आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर से मैंने नोट करके कुछ पॉइंट रखा है, बिल्कुल अच्छे से देख लीजिएगा। 4 पॉइंट यहाँ पे भी है जो है, टेक्स्ट कॉपी करना कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है। ये पेपर में आता है, निम्न में से कौन सा आधारभूत कार्य नहीं है? तो अभी तो हमने बताया भाई आधारभूत क्या है, आधारभूत कार्य क्या है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और क्या है, स्टोरेज। याद रखिएगा, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और क्या करता है फिर, स्टोरेज। ठीक है, IPOS याद रखिएगा। ठीक है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज, यही इसका मूलभूत कार्य है। बाकी टेक्स्ट को कॉपी करना जो है कंप्यूटर का आधारभूत या मूलभूत कार्य नहीं है। सेकेंड पॉइंट पे देखिएगा, कंप्यूटर जो है ना बुलियन बीजगणित, बुलियन अलजेब्रा होता है ना, बुलियन अलजेब्रा, उसी पर आधारित होता है जो 0 और 1 के फॉर्म में काम करता है। 0 1 बुलियन का जो बीजगणित है उसमें 0 और 1 का ही रोल रहता है। तो याद रखिएगा कंप्यूटर जो है बुलियन बीजगणित पर ही आधारित होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे देखिए, कंप्यूटर जो डेटा विश्लेषण का कार्य नहीं करता है, एनालिसिस नहीं करते रहता है कि आपने क्या भेजा है, कैसे किया है, क्या किया है, क्यों भेजा है, उससे उसको मतलब नहीं है। जो आपने डेटा दिया उसको इनपुट दिया, बस वो कार्य करना चालू कर देता है। क्लियर। फोर्थ नंबर पे देखिएगा, भारत में कंप्यूटर का सबसे पहला प्रयोग जो हुआ था ना 16 अगस्त 1986 को हुआ था। ये भी कभी कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, हालांकि ये एक इतिहास है कंप्यूटर का। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट हैं जिसको आप जरूर याद रख के जाइएगा। ठीक, आगे आते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है, ये डेटाबेस है क्या? कभी कभी ये क्वेश्चन बनता है, तो डेटाबेस को अच्छे से समझ जाइए आप। यह जो है डाटा को संशोधित कर सही क्रम में रखता है। जो आपने क्या किया, डाटा लिया, ठीक है, अपरिष्कृत वस्तुओं का जो संग्रह जिसको हम डाटा कहते हैं, उसको क्या करता है, सही क्रम में रखता है ताकि विभिन्न कार्यों में इसका प्रयोग सुविधाजनक किया जा सके, ताकि जिस भी डाटा का जरूरत है उसको तुरंत ले सके कंप्यूटर जो है और उस कार्य को संपादित कर सके। समझ रहे हो ना? इसलिए ये क्या करता है, संशोधित करके सही क्रम में रखता है। डेटाबेस का यही कार्य है। इसे बहुत सारी सूचनाओं का संग्रह भी कहते हैं, क्योंकि सभी डेटा को क्या करता है, अच्छे से अरेंज करके जमा करके रखता है और जिसका जरूरत पड़ता है सुविधाजनक या सुविधापूर्वक जो है उसका उपयोग कंप्यूटर कर लेता है। ठीक है, तो डाटाबेस क्या होता है समझ आ गया। ठीक, तो डाटा को संशोधित करके सही क्रम में रखने का कार्य जो है डाटाबेस का होता है। ठीक, आगे देखिए, ये कंप्यूटर के उपयोग हैं, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, ये भी आपके इस पर द सिलेबस सीजी व्यापम के सिलेबस में दिया हुआ है। तो पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ाते जा रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जरूर लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा प्यारे अभ्यर्थियों, क्योंकि हम जब काफ़ी मेहनत करके बना रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप इतनी बातें और इतना सपोर्ट हमको करेंगे ताकि हम जो है आगे आपको इस तरह के क्लासेस लगातार प्रोवाइड करा सकें और आपकी बेहतरीन तैयारी जो है वो 50 में बहुत ज़्यादा नंबर आपके ला सकें। हो सकता है 45 या 48 मार्क्स जो है आप आउट ऑफ 50 ले करके आएँ। 50 में 50 मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, आपको झूठा आश्वासन नहीं दूंगा। 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं जो कुछ ऑप्शन की वजह से गलत हो जाए, 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपने कभी देखा ही ना हो, ऐसा पूछ दिया जाए। बट इतना अगर स्कोर करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। आपका कंप्यूटर जो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना यहाँ सीजी हॉस्टल वार्डन में या सीजी व्यापम के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो आप अच्छे से इसको करके जाइएगा। बाकी चैप्टर वाइज जो है मैं आपको वीडियो लगातार देते रहूँगा। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकॉन प्रेस कर देना है। अभी क्लास खत्म नहीं हुआ है प्यारे अभ्यर्थियों, आगे हम और भी इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। पूरा MCQ तक मैं आपको इसको कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए कंप्यूटर का उपयोग या एप्लीकेशन क्या क्या होता है। सबसे पहला देखिए, डाटा प्रोसेसिंग करता है या वर्ड प्रोसेसिंग करता है। बिल्कुल डाटा को प्रोसेस करने का काम इसका है। ठीक है, दूसरा देखिए, शिक्षा जो है स्कूल या कॉलेज में शिक्षा के लिए जो है कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल आप सभी जानते हैं। बैंकिंग प्रणाली में भी, जैसे उदाहरण मैंने लिया है ATM का, अब ATM का फुल फॉर्म भी आता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो ATM के तौर पर जो है बैंक में इसका उपयोग किया जाता है, बैंकिंग प्रणाली में भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ चिकित्सा विज्ञान में भी, जैसा आप सभी को पता है कि कैंसर वगैरह और एक्सरे वगैरह सब क्या है, ये कंप्यूटर का ही देन है, कंप्यूटर से ही ये सब पॉसिबल हो पाता है। तो चिकित्सा विज्ञान में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, सूचनाओं के आदान प्रदान में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
है जिसको मैंने अभी बॉक्स में बंद किया, कंप्यूटर को सूचना का राजमार्ग कहते हैं। अब सूचना का राजमार्ग किसे कहते हैं? अगर आपके पास इंटरनेट ऑप्शन में दिया है तो आप उसे टिक करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट कंप्यूटर भी आपके ऑप्शन में दिया रहता है। इंटरनेट अगर आपको दिया है सूचना का राजमार्ग किसे कहते हैं, तो इंटरनेट इज द राइट आंसर। अगर इंटरनेट नहीं दिया है, कंप्यूटर भी आपके ऑप्शन में दिख रहा है, तो कंप्यूटर को सूचना का राजमार्ग कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रक्षा क्षेत्र में, डिफेंस में भी इसका यूज किया जाता है कंप्यूटर का। साथ ही साथ रिजर्वेशन सिस्टम में भी, चाहे वो रेल रिजर्वेशन की बात हो या एयरलाइन रिजर्वेशन की बात हो, उसमें भी जो है इसका उपयोग किया जाता है कंप्यूटर का। ठीक है, बाकी आप जानते हैं कि जो साइंटिफिक रिसर्च सेंटर होते हैं वहाँ पे भी, वैज्ञानिक अनुसंधान में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। लाइब्रेरी, पुस्तकालय वगैरह में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। कम्युनिकेशन जो फील्ड होता है, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है, संचार क्षेत्र में। साथ ही साथ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भी इसका उपयोग किया जाता है। और देखिएगा, औद्योगिक व व्यापारिक क्षेत्र में, ई कॉमर्स जैसे वेबसाइट चलते हैं, आपको पता है, तो यहाँ पे भी कंप्यूटर का उपयोग जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए, तो मनोरंजन एवं प्रशासनिक कार्य में, तो मनोरंजन के तौर पर तो करते ही हैं, साथ ही साथ प्रशासनिक कार्यों में भी, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में भी इसका क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, प्रकाशन या पब्लिकेशन, अगर किसी को कोई बुक पब्लिश करवाना है या पब्लिकेशन करना है, या बुक जो है अच्छे से जो आप पढ़ते हैं, आपका स्टडी बुक हो गया या कोई नॉवेल्स वगैरह हो गया, सभी के सभी जो पब्लिकेशन करते हैं, तो ये पब्लिकेशन यूनिट भी कंप्यूटर के हेल्प से ही चलते हैं। कंप्यूटर के हेल्प से सब काम जो है आसान हो गया है। साथ ही साथ देखिएगा, मौसम विज्ञान जो हो गया, चित्रकला, ज्योतिष या इंजीनियरिंग डिज़ाइन में भी कंप्यूटर का उपयोग जो है अत्यधिक बढ़ गया है। और तमाम में ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई फील्ड बचा नहीं जहां कंप्यूटर का उपयोग होता नहीं। क्लियर? तो कंप्यूटर जो है बिल्कुल आज के समय में हर एक क्षेत्र में उपयोग किया जाने लगा है। ये इसका क्या है, उपयोग है। तो उपयोग भी आप एक नज़र देख लीजिएगा। साथ ही साथ मैं यहाँ पे देखिए सीमाएँ भी लेकर के आया हूँ, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की सीमाएँ। ठीक है, तो कंप्यूटर की सीमाएँ जो सबसे पहला देखिए, ये बुद्धिहीन होता है। कंप्यूटर के पास अपनी कोई बुद्धि नहीं होती है, उसको स्वयं सोचने व निर्णय लेने की किसी भी तरह की क्षमता नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, जैसा आप उसको इनपुट देते हैं वो बस कार्य करना चालू कर देता है। क्लियर हुआ ना? बैल की तरह कार्य करता है कि बैल को आपने आदेश दे दिया चल रहे तो ये चलते जाता है, बस सेम वैसे ही ये बुद्धिहीन होता है। इसका खुद का स्वयं का निर्णय लेने का या सोचने समझने का बुद्धि नहीं होता है। ठीक है, ये दिशा निर्देश के तहत ही कार्य करता है, चाहे आप उसको गलत निर्देश दे दे या कुछ भी करें। ठीक है, तो ये बुद्धिहीन, इसकी सीमाएं हैं, ध्यान रखिए। सेकंड जो है खर्चीला होता है, एक्सपांस। ये देखिए इसके जो एक्सपांसेस, ये बहुत ये कह सकते हैं कि ये जो खर्चीला होता है, इसके जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो है काफ़ी महंगे होते हैं। ठीक है, तो ये खर्चीला होता है। थर्ड नंबर पे देखिएगा, कंप्यूटर को वायरस का खतरा रहता है। वायरस का खतरा रहता है कंप्यूटर में, जो डाटा आपने रखा हुआ है या सूचना रखा हुआ है, वायरस अगर आपके कंप्यूटर में आ गया तो उसको क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। साथ ही साथ याद रखिएगा, वायरस जो है कंप्यूटर की भंडारण क्षमता को भी प्रभावित करता है। तो कंप्यूटर का भंडारण क्षमता मान लो 100 GB है, तो क्या करता है, अगर उसमें वायरस प्रवेश कर गया ना, तो अपने आप वहाँ कंप्यूटर की भंडारण क्षमता कम होते जाती है, क्योंकि वायरस जो अपना कॉपी बनाते रहता है। क्लियर? ठीक है, आगे देखते हैं। अब वायरस से बचने के लिए क्या करते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। कभी कभी एग्जाम में बस क्वेश्चन बनता है कि वायरस से सुरक्षा हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप एंटीवायरस पे टिक लगाइएगा। एंटीवायरस कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको आगे के चैप्टर में हम लगातार पढ़ेंगे। एंटीवायरस अपने आप में एक चैप्टर है। ठीक है, तो वहाँ मैं पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल से, अच्छे से। ठीक है, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, इस वायरस से बच सकते हैं। आगे देखिए फोर्थ पॉइंट पे, विद्युत पर निर्भरता। बिल्कुल, कंप्यूटर जो विद्युत पर निर्भर करता है, इसके लिए बिना कार्य नहीं कर सकता। हालांकि आप कहोगे कि सर आजकल तो लैपटॉप आ गए हैं जो बैटरी पर आधारित होते हैं, बैटरी पर चलते हैं। ठीक है, तो बैटरी पर तो चलते हैं, लेकिन बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको विद्युत तो चाहिए होगी ना। इस तरह हम कह सकते हैं कि विद्युत पर निर्भर होता है कंप्यूटर जो है। ठीक है, तो ये कुछ इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, जो इसके जो फायदे या इसका जो लाभ है, उपयोग है, उससे तो काफ़ी कम इसकी सीमाएं हैं। मतलब ऐसा है कि कह सकते हो आप कि कुछ ऐसे सीमाएं हैं जिसको अगर आप जो है इसको क्या कर सकते हैं, वहन कर सकते हैं। जैसे खर्चीला है, आपके पास पैसे हैं, तो आप इसके फ़ायदे भी काफ़ी ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आप जो है वायरस से बचना चाहते हैं तो एंटीवायरस डाल लीजिए। ठीक है, और विद्युत पर निर्भरता के लिए बात करें तो बैटरी वाले जो अच्छे बैटरी आने लगे जिसका बैकअप बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो उसका उपयोग करके आप जो है कंप्यूटर जो है अपना अच्छे से चला सकते हैं। तो इसकी जो सीमाएँ हैं बहुत निम्न है, बट इसको पढ़ना था तो हमने इसको टॉपिक में रखा हुआ है। ठीक है,
आगे लाभ देखिए तो लाभ तो काफ़ी सारे हैं, बट मैंने 3-4 यहाँ पे रखा है बस, कि इससे समय की बचत होती है, बहुत जल्दी कार्य कर लेता है, ये त्रुटि रहित कार्य करता है, किसी भी तरह का एरर इसमें नहीं होता है। बाकी इसकी क्वालिटी में कोई भी तरह से कंप्रोमाइजेशन नहीं होता है, गुणवत्तापूर्वक कार्य करता है और कागज़ की पेपरलेस वर्क होता है, कागज़ की बचत होती है। तो ये कुछ कंप्यूटर से लाभ हैं। आगे देखिए कंप्यूटर सिस्टम के घटक, जो हमारा अगला टॉपिक है। कंप्यूटर सिस्टम के जो घटक है ना, तो मुख्य रूप से कंप्यूटर सिस्टम के घटक को हमने 3 भागों में बांटा गया है, 3 पार्ट हैं। देखिए जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा। तो हार्डवेयर क्या होता है, जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाता है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देखेंगे, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रोसेसर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सब हार्डवेयर हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक अलग सा चैप्टर फिर से मिलेगा आपको, आगे की वीडियो में मिलेगा, वो मैं आपको डिटेल से वहाँ बताऊँगा कौन कौन हार्डवेयर है, कौन कौन सॉफ्टवेयर है, कैसे याद रख सकते हैं, कौन कौन से ज़्यादा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को पूछा जाता है एग्जाम में, सारा का सारा डिटेल मैं आपको एनालिसिस करके बहुत अच्छे से उस क्लास में प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, साथ ही साथ देखिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर को, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा, स्पर्श नहीं कर सकते, ना ही भौतिक रूप से उसको देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाता है। एक्चुअल में जो सॉफ्टवेयर है ना, निर्देशों या अनुदेशों या प्रोग्रामों का समूह होता है। याद रखिएगा, निर्देशों या अनुदेशों और प्रोग्रामों का क्या होता है, समूह होता है। इसको जरूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जो सॉफ्टवेयर है, एक बार फिर से कह रहा हूं मैं, सॉफ्टवेयर निर्देशों या अनुदेशों और प्रोग्रामों का समूह होता है। निर्देश या अनुदेश, काफ़ी सारे निर्देश, अनुदेश या प्रोग्राम को मिला करके सॉफ्टवेयर बनता है। तो बहुत सारे प्रोग्रामों का समूह होता है, प्रोग्राम 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पे भरे रहेंगे। तो इस पूरे प्रोग्राम के समूह को ही हम क्या कहेंगे, सॉफ्टवेयर कहते हैं। SW शॉर्ट में लिखा जाता है। ठीक है, समझ आ गया। आगे देखिए, यहाँ से क्वेश्चन कुछ बहुत बनते हैं। ठीक है, कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो है, ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को भी। कंप्यूटर हार्डवेयर जो है ना, सॉफ्टवेयर के अनुदेशों के आधार पर ही कार्य करता है। जो माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रोसेसर हो गया, स्पीकर हो गया, जब तक सॉफ्टवेयर उसको आदेश नहीं देगा, अनुदेश नहीं देगा, वो कार्य नहीं करेगा। तो सॉफ्टवेयर के अनुदेश पर ही हार्डवेयर जो है कार्य करता है, याद रखिएगा। क्लियर। तो कंप्यूटर की अगर आत्मा किसे कहते हैं, कंप्यूटर का शरीर किसे कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो कंप्यूटर का शरीर जो है हार्डवेयर को कहते हैं, जबकि कंप्यूटर का आत्मा जो है सॉफ्टवेयर को कहते हैं। तो आत्मा, शरीर, दिमाग, ऐसे क्वेश्चन आपके CGWAPM में बहुत पूछे जाते हैं। बिल्कुल अच्छे से इसको पढ़ के जाइएगा। कंप्यूटर का शरीर हार्डवेयर को कहते हैं, जबकि कंप्यूटर का आत्मा जो है सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। क्लियर हुआ। आगे देखिए, डाटा किसे कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि तथ्यों, आंकड़ों या सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन है। अव्यवस्थित या अपरिष्कृत, अपरिष्कृत भी लिखा हो सकता है या अव्यवस्थित लिखा हो सकता है। अपरिष्कृत या अव्यवस्थित संकलन जो होता है तथ्यों या आंकड़ों का, उसे ही, या सूचनाओं का, उसे ही हम क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। तो डाटा जो है अव्यवस्थित, अपरिष्कृत आंकड़ों और रॉ फैक्ट का समूह होता है, जिसका उपयोग प्रोसेस के लिए किया जाता है, डाटा कहलाता है। डाटा मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे अच्छे से दिख रहा होगा आपको, ऐसे नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे बिल्कुल आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ कि एक होता है न्यूमेरिक डाटा, दूसरा होता है अल्फाबेटिक डाटा और तीसरा होता है अल्फा न्यूमेरिक डाटा। तीनों अच्छे से आप समझ जाइए। न्यूमेरिक में क्या होता है, नंबर होते हैं, 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं होती है। इससे बनी कोई संख्या हो सकती है, जैसे 15 हो गया, 17 हो गया, 1044 हो गया, कुछ भी, लेकिन 0 से 9 तक की संख्याएं ही होंगी। ABCD का कोई रोल नहीं रहता है यहाँ। जबकि अल्फाबेटिक डाटा में अगर हम बात करें तो यहाँ A से Z तक ही डाटा रहते हैं। इससे बने कोई वाक्य होते हैं, जैसे होम हो गया, हाउस हो गया, कंप्यूटर हो गया, A से Z तक के, लेकिन किसी भी तरह का नंबर का जिक्र यहाँ नहीं होता। अगर हम बात करें 3rd नंबर पे जो हमने लिखा है अल्फा न्यूमेरिक डाटा, तो अल्फा न्यूमेरिक डाटा में साफ साफ यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अंक होता है, ठीक, या अक्षर होता है या विशेष चिन्ह होता है। ये तीनों के तीनों मिले होते हैं यहाँ पे। जैसे उदाहरण के तौर पर जो है, अगर आपको देखा जाए तो यहाँ पे एक एड्रेस है, किसी कर्मचारी का एड्रेस अगर लिखा हुआ है तो लिखता है ना एड्रेस, हाउस नंबर 420, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा होगा कि उसके फादर का नाम या उसका नाम, है ना। फिर जो उसका मान लो लिख दिया, यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए, राजकुमार मान लो लिख दिया हमने, ठीक है। तो हाउस नंबर 420 राजकुमार, वो राजकुमार हो गया, राजकुमार, ठीक है, नाम हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा हाउस नंबर
अल्फ़ाबेट भी आ गए, यहाँ पे न्यूमेरिक भी आ गए, ठीक है। @ करके कुछ उसने अपना जीमेल ईमेल अगर डाल दिया या कुछ भी डाल दिया तो वो भी मेंशन होता है, तो स्पेशल सिंबल भी आ जाते हैं। तो इस तरह से कोई एड्रेस अगर है, कोई एड्रेस है किसी का पता है ना, तो अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा के तहत या उसके अंतर्गत आता है। क्लियर। आगे आते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स में। इंपॉर्टेंट टर्म्स भी अच्छे से आप देख लीजिएगा। डाटा किसे कहते हैं, तो तथ्यों, आंकड़ों, सूचनाओं का अव्यवस्थित संग्रह डाटा कहलाता है। अब इंफॉर्मेशन क्या होता है, तो इंफॉर्मेशन या सूचना जो है व्यवस्थित डाटा को सूचना कहते हैं। एकदम सही है, ध्यान से समझिए। जो अव्यवस्थित डाटा है या अव्यवस्थित तथ्य उसको डाटा कहते हैं, और जो व्यवस्थित हो जाता है डाटा उसी को सूचना कहा जाता है। प्रक्रिया के बाद जो है, प्रोसेस के बाद जो है डाटा को जो मिलता है, जो डाटा प्राप्त होता है, प्रोसेस होने के बाद जो डाटा प्राप्त होता है उसे ही सूचना या इंफॉर्मेशन कहते हैं। सूचना का अन्य नाम भी है प्रोसेस्ड डाटा, मतलब ऐसा डाटा जो प्रोसेस हो चुका है उसे ही क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक, आगे देखिएगा इंस्ट्रक्शन या अनुदेश क्या होता है, तो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए जो आदेश दिया जाता है उसे ही अनुदेश कहा जाता है। ठीक, आगे देखिएगा प्रोग्राम क्या होता है, तो अनुदेशों का समूह है। याद रखिएगा प्रोग्राम क्या होता है, अनुदेशों का समूह है। और सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोग्राम का समूह है या प्रोग्राम का समुच्चय है। तो एकदम अच्छे से एक एक करके पूरा चीज़ याद रखिएगा, यहाँ से बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे। ठीक है, तो यह प्रोग्राम का समुच्चय होता है कौन, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामों का समूह या समुच्चय होता है, जबकि प्रोग्राम जो है क्या है, अनुदेशों का समूह होता है। क्लियर। ठीक है, किसी विशेष कार्य को संपादित करने हेतु सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है। डाटा प्रोसेसिंग आखिर है क्या, तो याद रखिएगा अव्यवस्थित डाटा से, यहाँ पे याद रखिएगा अव्यवस्थित डाटा से व्यवस्थित डाटा प्राप्त करना तथा डाटा को उपयोगी बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, सुधार लीजिएगा। ठीक, तो अव्यवस्थित डाटा से व्यवस्थित डाटा प्राप्त करना तथा डाटा को उपयोगी बनाना एवं उपयोग हेतु सूचना प्राप्त करना डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। क्लियर हुआ। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, मैंने आपको जो है फ्लो चार्ट के हेल्प से यहाँ पे समझाने का कोशिश किया है कि जो डाटा है ना वो प्रोसेस अगर होता है, प्रोसेसिंग के बाद वही डाटा इंफॉर्मेशन या सूचना में बदल जाता है। जो मैं बार बार आपको कहते आ रहा हूँ कि डाटा जो है प्रोसेस होने के बाद किस में परिवर्तित हो जाता है, सूचना में परिवर्तित हो जाता है, जिसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। क्लियर हुआ। तो डाटा सूचना में बदल जाता है, ये बात अच्छे से याद रखिएगा, प्रोसेस होने के बाद। क्लियर। अब देखिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं, अनुदेश हैं, अब अनुदेशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। एकदम अच्छे समझिएगा। ठीक है, जो मैंने पीछे पॉइंट में लिखा था वहीं यहाँ फ्लो चार्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अनुदेशों के समूह को या समुच्चय को प्रोग्राम कहा जाता है, और प्रोग्राम के समुच्चय या समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एकदम अच्छे से इसको याद कर लीजिए, याद ही करना है आपको। ठीक है, ये पेपर में एक एक पॉइंट, एक एक नंबर का लड़ाई होता है प्यारे अभ्यर्थियों। तो आपको क्या करना है, अच्छे से इसको याद कर लेना है, रट लेना है, वो सारी चीज़ें आपको कवर करके जाना है जो बाकी लोग नहीं करते हैं। और उम्मीद है कि हम अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको वो सभी चीज़ें देंगे जो बाकी लोग या बाकी स्टूडेंट नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, पर आप वो क्वेश्चन करके जाएंगे। ओके, तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट और यहाँ पे वन लाइनर के तौर पर हमने रखा है। जैसे यहाँ पे देखिए, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, क्या कहलाती है। तो क्लास की स्टार्ट में ही हमने इसको बताया, क्लास की स्टार्टिंग में, कि कंप्यूटर ही तो ये सब काम करता है ना। ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कंप्यूटर का प्रत्येक घटक कैसा होता है, या तो हार्डवेयर होगा या तो सॉफ्टवेयर होगा। भाई मैंने बताया भी, कंप्यूटर का जो पूरा घटक है, कोई सा भी घटक आप ले लीजिए, या तो वो हार्डवेयर के अंतर्गत आएगा या तो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा। और हार्डवेयर को कंप्यूटर का शरीर कहते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर की आत्मा कहते हैं। क्लियर हुआ ना। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, इनपुट का कंप्यूटर जो है प्रोसेसिंग से परिणाम प्राप्त होता है, उसे क्या क्या कहते हैं। तो इनपुट का, अगर आपने इनपुट दिया, कंप्यूटर प्रोसेस करता है, उसके बाद जो रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, उसे क्या कहते हैं। अरे भैया उसको तो आउटपुट कहते हैं ना। एकदम सिंपल सा बात है। ये सब क्वेश्चन बने हुए आपके एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर में, इसको वन लाइनर के तौर पर रखा हुआ है इसीलिए। ठीक है, आगे देखिए फोर्थ नंबर पे, कंप्यूटर प्रक्रिया या कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला लक्ष्य कंप्यूटर प्रोसेस का, तो मैंने बताया ना, डाटा को सूचना में बदलना। अरे भाई बार बार मैं आपको समझा रहा हूं कि कोई डाटा है वो सूचना में कैसे बदल जाता है, तो प्रोसेस होने के बाद ही ना बदलता है। ठीक है, तो डाटा को सूचना में बदलना है,
क्या कहलाता है, यही इसका बुनियादी लक्ष्य है कंप्यूटर का। आगे देखिए 5th नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आने ही हैं आपके एग्जाम में। ईसीएस का अर्थ क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस 5th पॉइंट पे देखिएगा, ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। 6 नंबर पे देखिएगा 6वां नंबर, जो कर्मचारी का पता किस तरह का डाटा है, तो अल्फा न्यूमेरिक होता है, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक। आगे देखिए जो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को, बहुत अच्छे से इसको याद रखिएगा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ये वाला पॉइंट 8वां वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बुक में आपको ये नहीं मिलेंगे। तो कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं है वो क्या कहलाते हैं, तो यहाँ तो भाई जो कंप्यूटर का उपयोग करता है लेकिन वो कंप्यूटर का विशेषज्ञ या स्पेशलिस्ट नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, एंड यूजर कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, एंड यूजर। तो ये पूरा का पूरा वन लाइनर आपको अच्छे समझ आ गया। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं आपका ज्ञान परखने की कोशिश करते हैं कि आपने कितना क्वेश्चन जो है सही बनाया। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो है पेपर से लिए गए हैं, तो आपका ये क्वेश्चन रिपीट होने का चांस भी बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट का ये जो क्वेश्चन है, तो इनपुट का कार्य करता है, प्रोसेसिंग भी करता है, कंट्रोल भी करता है, आउटपुट भी करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। मैं बार बार समझा रहा हूं कि ये बिल्कुल जरा भी अपना दिमाग नहीं लगाता, इसको क्या कर, ये सोचने समझने की इसकी क्षमता होती ही नहीं, मैं बार बार बता चुका हूं ना। तो अंडरस्टैंडिंग नहीं करता, ये बिल्कुल सही आंसर होगा इसका, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्यूटर का आविष्कार आखिर किसने किया था। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, बिल्कुल आप जो है आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, फर्स्ट का सेकंड का क्या क्या आंसर है, 1 का ए, 1 का बी, या 1 का 1, 1 का 2 का 1, 2 का 2, ऐसे आप लिख करके भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहिए, ठीक है। और आपके लास्ट में बताइएगा कितने में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो कंप्यूटर का आविष्कार जो है याद रखिएगा चार्ल्स बेबेज ने किया। राइट आंसर जो होगा वो चार्ल्स बेबेज होगा। कंप्यूटर का पितामह किसे कहते हैं, ये भी आपके एग्जाम में आता है। आविष्कार किसने किया, चार्ल्स बेबेज ने। कंप्यूटर का पितामह भी चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ओके, 2 क्वेश्चन अच्छे समझ आ गए। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। अभी थोड़े देर पहले ही हमने डिस्कस किया था, 2 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 2 दिसंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे आते हैं 4th नंबर पे क्वेश्चन जो है वो है डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ आखिर क्या है। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, मैं बार बार बोल रहा हूं, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डाटा को उपयोगी बनाना। डाटा को सूचना के रूप में परिवर्तित करता है ना प्रोसेसिंग करके, तो याद रखिएगा डाटा को उपयोगी बनाना ही क्या है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, ठीक है। थर्ड जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। आगे देखिए 5th क्वेश्चन में बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ क्या है। तो ईसीएस का फुल फॉर्म या ईसीएस का अर्थ क्या होता है, मैं इस क्वेश्चन को रखा हूं, उम्मीद कर रहा हूं कि सीजीव्यापा में इस बार जरूर पूछेगा इस तरह का क्वेश्चन कुछ अलग हटके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ईसीएस का अर्थ क्या है, तो ईसीएस का जो अर्थ होता है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस होता है। याद रखिएगा चेक वगैरह जो आप लगाते हैं, ठीक है, उससे पैसे जो हैं क्या होते हैं, निकाल सकते हैं, तो ये इसी सिस्टम पे कार्य करता है। बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ होता है, ई से इलेक्ट्रॉनिक, सी का मतलब होता है क्लियरिंग और एस का मतलब होता है सर्विस। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्यूटर प्रक्रिया द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो इंफॉर्मेशन या सूचना में किसको परिवर्तित करता है। देखिए अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि आपको हिंदी में सूचना लिखा ही मिले, इसलिए आपको बाइलिंगुअल मैं पढ़ा भी रहा हूँ और बाइलिंगुअल आपको पढ़ के भी जाना है, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में। देखिए कैसा लिख दिया, इंफॉर्मेशन। अब आपने सूचना पढ़ के गया तो आप फंस सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए सूचना को ही इंफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक। तो कंप्यूटर प्रक्रिया द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, मतलब सूचना में किसको परिवर्तित करता है, सूचना के रूप में किसको परिवर्तित करता है ये पूछ रहा है। तो भाई सूचना के रूप में किसको परिवर्तित करता है, डाटा को। डाटा को ही प्रोसेस करके सूचना में बदलता है। मैं बार बार बता चुका हूँ आपको, ये क्वेश्चन आपको गलत कभी भी नहीं करना है, ओके, ठीक। सेकेंड इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है। तो जो सर टिम बर्नर्स ली है उसी ने ही www का आविष्कार किया। www का फुल फॉर्म पूछता है, याद रखिएगा। तो www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। सर टिम बर्नर्स ली ने क्या किया, इसका आविष्कार किया था, ठीक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, IPv6 जो प्रोटोकॉल है ना, उसमें आईपी पते को परिभाषित करता है, कौन सा जो, तो आईपी पते को, जो आईपी
वर्जन 6 जो लिखा है इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी का मतलब होता है क्या, इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 जो लिखा हुआ है वो किसको परिभाषित करता है, तो याद रखिएगा 128 बीट को, 128 बीट को क्या करता है, ये परिभाषित करता है। तो IPv6 अगर आपको लिखा है तो इस पे बिल्कुल आप टिक लगाइएगा, ठीक। 128 पे 128 बीट, 32 बीट, 64 बीट, 256 बीट आपको दिया रहेगा ऑप्शन में। 128 बिल्कुल सही आंसर है, और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके एग्जाम में पूछे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कंपाइल टाइम त्रुटि चुनिए। तो कंपाइल टाइम त्रुटि जो है ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत जगह ये देखने को नहीं मिलता है। ये कुछ हटके क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे मिलेंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। काफ़ी एनालिसिस करके हमने बनाया है, तो कठिन से कठिन क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में बनने ही बनने हैं। तो कंपाइल टाइम त्रुटि जो है इनमें से ना, जो सिंटैक्स त्रुटि होती है, सिंटैक्स त्रुटि, या इंग्लिश में लिखा हो सकता है SYNTAX, ओके, सिंटैक्स एरर, ये जो है बिल्कुल सही है आंसर है इसका, कि सिंटैक्स एरर या सिंटैक्स त्रुटि जो है वो कंपाइल टाइम त्रुटि है। तो कंपाइल टाइम त्रुटि कौन सी है बोलेगा, तो सिंटैक्स त्रुटि आपको टिक लगा करके आना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस कंप्यूटर की मस्तिष्क के रूप में जाता है, किसे यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। निम्न में से किसे कंप्यूटर की मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। अरे भाई ये क्वेश्चन तो आप सभी को बनना ही है, ठीक है। इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, कंप्यूटर के दिमाग के रूप में किसे कहा जाता है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, क्योंकि आसान सा क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट में मिल गया हमको, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना। अगर ये पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करते जाइएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। और अपने सभी जो है जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, और जिनके पास कोचिंग वगैरह के पैसे नहीं है, प्लीज़ उन तक शेयर कर दीजिए, ठीक है। बाकी मेरा तो काम है पढ़ाना, मैं पढ़ाते रहूँगा, ठीक है। यहाँ नहीं कहीं और, कहीं और नहीं तो कहीं और, ठीक है। तो मैं तो भाई पढ़ाते रहूँगा, बट आपका, अगर आप चाहते हो कि आपका भला हो, आप जैसे कुछ ऐसे बच्चे पढ़ पाएँ जो भारी भरकम फीस में भी नहीं पढ़ पाते, तो आप ज़रूर हमें क्या करिए, सपोर्ट करिए, शेयर करिए, उन बच्चों तक पहुंचाइए जिनको वाकई में ज़रूरत है। अगर आपको नहीं ज़रूरत है क्लास की तो आप शेयर कर सकते हैं, शेयर कर दीजिए। बाकी आप भले ही ना देखें, हो सकता है हमारे इस वीडियो से, हमारे इस मेहनत से कोई बच्चा सेलेक्ट हो जाए और वो सरकारी नौकरी ले ले, हमको बस इतना ही चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कराए हैं, बस इसको क्या करना है आपको अच्छे से, अगर आप नोट बना रहे हैं तो नोट बना लीजिए, अदरवाइज़ आप इसको एक बार या 2 बार जरूर देख लीजिएगा। पूरा का पूरा ये PDF अगर आपको चाहिए तो आप जो है क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ठीक है। वहाँ से आप जुड़ जाइए, और बिल्कुल हॉस्टल वार्डन की कंप्लीट तैयारी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि जो मैथ्स है, बेसिक मैथ्स कहने का मतलब समझ रहे हो ना, मैथ्स पूरा 0 to हीरो सीरीज़, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है फिर भी मैं वो पूरा का पूरा लाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अपना जो समय निकाल करके, बहुमूल्य समय निकाल करके मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करूँ, आपको आपका जो सिर्फ इतना ही दायित्व है कि आप जो है इस वीडियो को उन बच्चों तक शेयर कीजिए जो भारी भरकम फीस के साथ नहीं पढ़ पाते, जिनको जो है परेशानी हो रही है तैयारी करने में, उन तक अगर आप शेयर कर देते हैं तो आपका बहुत भला होगा और वो बच्चों का भी भला हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के लगातार वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए क्लास में, ठीक।